वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 बायोलॉजी सेक्शन का। आज का टाइटल है व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। हम ये सारे टॉपिक इसमें कवर करेंगे। अभी तक हमने एनटीए सिलेबस के ये दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। ये है सेक्शन 3 एवोल्यूशन चैप्टर। वीडियो का आउटलाइन ऐसा रहेगा, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से और उसके बाद हम एनसीईआरटी लाइंस को रिव्यू करेंगे, दोनों ओल्ड एंड न्यू। फर्स्ट वन, पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस। अब पैलिएंटोलॉजी इसका क्या मतलब होता है? पैलिएंटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी फॉर ऑफ द लाइफ ऑफ द पास्ट। सो इसके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, हमें ये सब नहीं पढ़ने हैं। एनसीईआरटी सिलेबस में सिर्फ फॉसिल्स की स्टडी है। फॉसिल्स होते हैं, दे आर हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक, जो जल्दी डिग्रेड नहीं होते हैं, जैसे बोन्स या स्केल्स या फिर शेल्स। ये हार्ड पार्ट्स ये क्या होते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं और लेयर बाय लेयर ये डिपॉजिट होते रहते हैं नीचे। ये लेयर्स इंडिकेट करते हैं जियोलॉजिकल पीरियड। ओके, हम जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे अर्थ के, तो उस तरह से हमें उतने पुराने हमें फॉसिल्स मिलेंगे। ये एक बहुत अच्छा प्रूफ है फॉसिल कि लाइफ फॉर्म्स चेंज हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप जितने गहराई में जाते हैं आपको अलग अलग वैरायटी के लाइफ फॉर्म्स मिलते हैं। इस तरह की स्टडी को कहा जाता है रिलेटिव डेटिंग। एस्टैब्लिश द ऑर्डर ऑफ फॉसिल्स इन टाइम बाय एग्जामिनिंग देयर पोजीशन इन रॉक लेयर्स। फॉसिल्स लेयर बाय लेयर डिपॉजिट हैं और ईच लेयर इंडिकेट करती है एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को, विच इन टर्न indicates the life form that existed during that geological period. नेक्स्ट एविडेंस है एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर एविडेंस। नाउ हेकल ने जो प्रपोज किया था उसे कहते हैं ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। दैट मीन्स ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो भी फेजेस हमें एम्ब्रियो में दिखेंगे, एंड फाइलोजेनी होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी का मतलब ये है कि आपको जो भी एवोल्यूशन हुआ है उसके सारे स्टेजेस एम्ब्रियो में भी दिखेंगे। ये तो टोटली रॉन्ग ही है ना, और इस वजह से कार्ल अर्नस्ट वॉल ये पर्टिकुलर इनकी प्रपोजल को डिसअप्रूव किया, डिसमिस किया। एंड एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल, only in the embryonic stages. Few stages they are common to all vertebrates. Okay, but after that a fish embryo will become fish, an amphibian embryo will become amphibia, and mammalian embryo will become a mammal. They will not, a mammalian embryo will never go through the adult stage of a fish. So this is the main point regarding disapproval of Haeckel's proposal. अब इस पे नीट में क्वेश्चन भी आया था, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओनली द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, दैट इज वन फीचर विच इज कॉमन टू ऑल एम्ब्रियोज। रेस्ट ऑफ द प्रपोजल बाय हेकल वाज डिसअप्रूव्ड। Next point regarding molecular evidence and biochemical similarities. Based on the similarities of genes, organisms are grouped together. इस तरह की grouping को कहा जाता है phylogenetic tree. genes अगर similar होंगे तो corresponding proteins जो coded हैं वो भी similar होंगे. तो ये एक basis होता है to understand the common ancestry in the evolutionary history. ये एक छोटा सा है, बस इतना ही मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, इसके डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि जीन्स की सिमिलैरिटीज़ की वजह से हम ऑर्गेनिजम्स को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, एंड जीन्स में सिमिलैरिटी होगी तो प्रोटीन्स में भी सिमिलैरिटीज़ होती हैं।
अब हम इस पे फोकस करते हैं, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज। सो इसे कहते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। सो कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम दो ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है नीट में। सो homologous organ will show similar origin or similarity in the structure, or they will have common ancestry. So this will be common, but their function will be different. So this kind of evolution is called divergent evolution because they have a common structure and then they are diverging on the function. सो होमोलोगस ऑर्गन्स में origin या internal structure सेम रहेगा और function different रहता है। सो फोर लिम्स अगर आप कंपेयर कीजिए, वेल, बैट, चीता एंड ह्यूमंस। सो वेल के केस में फोर लिम को कहा जाता है फ्लिपर और वो हेल्प करते हैं स्विमिंग में। बैट के केस में हम बैट के विंग्स को हैंड विंग्स कहते हैं। तो उसके बॉडी एंड हैंड के बीच में एक स्किन फोल्ड होता है, उससे सरफेस एरिया बढ़ती है और फ्लाइंग में हेल्प होती है। सो फोर लिम्स इस तरह से मॉडिफाइड हैं कि उनका यूज फ्लाइंग में हो। चीता के केस में फोर लिम्ब हेल्प करता है हाई स्पीड लोकोमोशन में, एंड ह्यूमंस के केस में ये फाइन मोटर स्किल्स में हेल्प करता है। तो सेम एनाटमी बट फंक्शन कितने डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये है डाइवर्सिफिकेशन, है ना। सो दे आर डाइवर्जिंग। दिस होमोलोगस ऑर्गन इज इंडिकेटिव ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट हार्ट। इस केस में आप देखिए इंटरनल एनाटमी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, चेम्बर्स होते हैं, वेल्स होते हैं, बट इनके फंक्शंस अलग अलग हो जाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। सिमिलरली ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन आपको इन सब में दिखेगा, बट फंक्शंस अलग हैं। और यहाँ ये एग्जाम्पल है बॉटनी का, थॉर्न ऑफ बॉगेनविलिया, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। सो दोनों ही एक्सिलरी बर्ड हैं, दैट मीन्स ओरिजिन सेम है बट फंक्शन अलग अलग है। थॉर्न वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, जबकि टेंड्रिल सपोर्ट में, वो एक टहनी के चारों तरफ ऐसे लिपट जाता है और उससे प्लांट को सपोर्ट मिलता है। सो फंक्शन अलग अलग हैं एक्सिलरी बर्ड ऑफ बॉगेनविलिया एंड कुकुरबिटा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिए, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन, among the following sets of examples for divergent evolution, select the incorrect option. So divergent homologous organs शो करते हैं, जस्ट हमने डिस्कस किए थे, फोर लिम्स होते हैं homologous organs, they show divergent evolution. Heart of bat, man, cheetah, all three are vertebrates. Brain of bat, man, cheetah, these are also homologous. So this is the only one odd one out. तो ये ऑड क्यों है? यहाँ पर देखिए ऑक्टोपस बिलोंग करता है नॉन कॉर्डेट्स को, बैट एंड मैन आर कॉर्डेट्स। सो यहाँ पर ओरिजिन ही अलग हो गया है, तो ये होमोलोगस नहीं हो सकते, so they don't show divergent evolution. So this is the only one which is incorrect. This is the answer. Next one, forelimbs of cat, lizard used in walking, forelimbs of whale used in swimming, and forelimbs of bat used in flying are an example of। अभी सब में फोरलिम है, दैट मीन्स इसका ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, एंड फंक्शन देखो अलग अलग है, वॉकिंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग। सो ये हो जाते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। सो अब देखिए कैट टेट्रापोडा है, लिजर्ड रेप्टाइल है लेकिन अल्टीमेटली वो टेट्रापोडा में आ रहा है, वेल भी टेट्रापोडा है एंड बैट्स ऑल्सो आर टेट्रापोडा। सो ओरिजिन इनका सेम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द विंग ऑफ बर्ड। विंग ऑफ बर्ड क्या होती हैं? फोर लिम्ब होती हैं। तो डॉर्सल फिन ऑफ शार्क, शार्क एक फिश की कैटेगरी को बिलोंग करती है, ओके तो फिन उसका फोर लिम्ब नहीं होता है।
विंग ऑफ ए मॉथ, मॉथ एक इंसेक्ट है और ये विंग जो होता है वो उसका एक्सोस्केलेटन का एक्सटेंशन होता है, तो हम इसे भी नहीं मार्क कर सकते। हाइंड लिम्ब ऑफ रैबिट, ये फोर लिम्ब है तो हाइंड लिम्ब के साथ मैच नहीं होगा। सो लास्ट वन है फ्लिपर ऑफ व्हेल, यस, फ्लिपर ऑफ व्हेल इज द फोर लिम्ब ऑफ मैमल। सो फोर लिम्ब्स एंड फोर लिम्ब्स, द स्ट्रक्चर इज सेम and they are homologous, function different है, this is for flying and this is for swimming। so ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में जो डॉर्सल फिन पूछा गया है, शार्क क्या होते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज को बिलोंग करते हैं, वो फिशेस होते हैं। और यहाँ पर जो फिन्स हैं वो फोर लिम नहीं होते हैं क्योंकि फिशेस टेट्रापोडा कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये वेल का और शार्क का ये पार्ट सेम है, इसको फ्लिपर नहीं कहेंगे, ये प्रॉपर फिन होता है क्योंकि शार्क एक फिश है, जबकि वेल क्या है, एक मैमल है। और मैमल्स के इस पार्ट को फ्लिपर कहा जाता है जो कि फोर लिम का मॉडिफिकेशन होता है। सो नेक्स्ट कैटेगरी है एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन में ओरिजिन या स्ट्रक्चर या एंसेस्टरी ये डिफरेंट होता है और फंक्शन सेम होते हैं। सो ये इंडिकेट करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। देखिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे इसमें। नीट 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो दे आर विच टाइप ऑफ ऑर्गन, एनालोगस और होमोलोगस। सो ये एनालोगस क्यों है, क्योंकि इनके ओरिजिन अलग हैं, इनका स्ट्रक्चर अलग है। पोटैटो एक स्टेम है, स्वीट पोटैटो रूट है, और इनके फंक्शन सेम है। देन विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड। बटरफ्लाई में जो विंग्स होते हैं वो एक्सोस्केलेटन की एक्सटेंशन होते हैं, वो प्रॉपर विंग्स नहीं होते हैं। और बर्ड के केस में जो विंग्स होते हैं वो फोर लिम्स के मॉडिफिकेशंस होते हैं। दोनों का फंक्शन, दे हेल्प इन फ्लाइंग। देन आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ मैमल्स, फंक्शन सेम है, विजन और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सो प्यूपिल डिफरेंट होता है ऑक्टोपस का और लेंसेज रिजिड होते हैं। इन केस ऑफ मैमल्स प्यूपिल इज सर्कुलर एंड लेंस आर फ्लेक्सिबल। अब यहाँ देखिए ये थोड़ा सा ना बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। पेंगुइन, आपको ये याद करना होगा, पेंगुइन क्या होती है, एक बर्ड होती है, एक्वाटिक बर्ड है ये। और डॉल्फिन एक्वाटिक मैमल है। सो एक बर्ड का विंग मॉडिफाई होके फ्लिपर बना है। ओके, सेम वे इन केस ऑफ डॉल्फिन जो फोर लिम्ब है वो मॉडिफाई होके फ्लिपर बन गया है। सो यहाँ इनके ओरिजिन डिफरेंट है और फंक्शन सेम है, दोनों ही हेल्प करते हैं स्विमिंग में। सो दोनों ही टेबल को आप अच्छे से याद कर लेना, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स की टेबल। सो अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2014 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालोगस स्ट्रक्चर्स। सो फर्स्ट वन, विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ पिजन। एनालोगस स्ट्रक्चर में आपको फंक्शन सेम होना चाहिए, ओके, एंड जो स्ट्रक्चर है या ओरिजिन है वो डिफरेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों ही फोर लिम्स हैं, ओके, तो वो डिफरेंट नहीं है और इनके फंक्शन सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर भी सेम है, दोनों ही फोर लिम्स हैं। सो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है, एनालोगस ऑर्गन नहीं होगा ये। गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन, दोनों के फंक्शन क्या हैं, दे हेल्प इन ब्रीदिंग। स्ट्रक्चर दोनों अलग हैं, डिफरेंट है। ये है इन्वर्टिब्रेट, आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, और मैन एक मैमल है जो कि कॉर्डेट वर्टिब्रेट है। तो स्ट्रक्चर, इनके ओरिजिन डिफरेंट हो गए हैं, फंक्शन सेम है, तो वी हैव द आंसर, ऑप्शन 2 आंसर है इसका, ये राइट है। थॉर्न्स ऑफ बॉगिनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा तो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स, यहाँ पर फंक्शन डिफरेंट है, सो ये भी होमोलोगस हैं। सो ये दोनों नहीं होंगे, 3 एंड 4, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, विंग ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर, फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये एव्स है और ये इन्वर्टिब्रेट है, ये कॉर्डेट है, ये नॉन कॉर्डेट है।
सो इसमें हो जाएगा एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं रिप्रेजेंटिंग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सो यहाँ पर ये पॉइंट भी, सो अब हमने ये टॉपिक भी फिनिश कर लिया। अब लास्ट वाला टॉपिक है एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स ऑन एवोल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से जो एवोल्यूशन प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है। इस सेक्शन की यही समरी है। एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस का मतलब होता है द चेंजेस इन एनवायरनमेंट और एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज दैट आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, एंड दिस हैपेंस इन मच लेसर टाइम। सो ये दो एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे इस पॉइंट को। हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटीज इन एग्रीकल्चर। सो जिस रेट में रेजिस्टेंट वेराइटीज इवॉल्व हो रही हैं वो बताता है कि आप स्पीड अप कर रहे हैं एवोल्यूशन प्रोसेस को। सेम वे ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब्स जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाती हैं, तो उसके रेजिस्टेंट माइक्रोब्स बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहे हैं। सो यहाँ पर नॉर्मली एवोल्यूशन को सेंचुरीज का टाइम लगता है, बट अब मंथ्स या ईयर्स में एवोल्यूशन हो रहा है। अब इस टॉपिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन है नीट 2020 का। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंजेस ऑफ इन्वायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। फर्स्ट वन, डार्विन्स फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड। ये इसमें तो कुछ मैन इंटरवेंशन है ही नहीं, ये तो स्लोली स्टेडीली ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हुआ है। सो ए इसका आंसर नहीं है। ए को आप स्ट्राइक आउट कर दीजिए, ये और ये आउट। अब देखिए डी कॉमन है, हमको बी एंड सी को रूल आउट करना है। बी क्या है? हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, ये हमने जस्ट डिस्कस किया, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से होता है। सो बी आंसर में होगा, तो ऑप्शन वन इसका आंसर है। सी क्या है? ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, ये भी एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से होता है। सो ये तीनों आर ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। Next one, how industrialization changed the moth varieties in locality. So this is also anthropogenic action क्योंकि industries humans ही set करते हैं। So जब human activities की वजह से एक driving force create हो जाता है, okay, that favors variation and natural selection, तो हम इसको anthropogenic activity कहते हैं। So ये मौत का एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। देखिए दो टाइम पॉइंट में ये स्टडी हुई थी। 1850s के टाइम पे वाइट विंग्ड मॉथ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी कंपेयर टू डार्क विंग्ड मॉथ, एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920s में डार्क विंग्ड मॉथ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, तो पूरी सिचुएशन रिवर्स हो गई। अब इसका रीज़न क्या होता है? देखिए इंडस्ट्रीज की वजह से पॉल्यूशन हुआ, एंड पॉल्यूशन में लाइचेंस ग्रो नहीं करते हैं, दे जस्ट डिसअपियर। ओके, दे रिक्वायर प्योर क्लीन इन्वायरमेंट। सो लाइचेंस डिसअपियर हो गए, तो एक कोटिंग जो होती थी ट्रीज के ऊपर लाइचेंस की, उसकी वजह से एक लाइट बैकग्राउंड मिलता था ट्रीज को, वो चला गया। और साथ ही साथ पोल्यूशन के जो सूट है, ओके, काला सूट, उसके वजह से ट्री बार्क डार्क होने लग गए। तो दोनों रीजन से अब क्या हो गया है, ट्री बार्क डार्कर शेड्स के हैं। तो अभी जो डार्क विंग्ड है वो उसमें आराम से कैमोफ्लैज हो सकता है, और वाइट विंग्ड मॉथ इजीली प्रेडेटर्स देख सकते हैं और उनको अटैक कर सकते हैं, इसलिए इनकी पॉपुलेशन कम होती गई और इनकी पॉपुलेशन डार्क वन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। ये इमेज आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखेगी। तो ये जो बैकग्राउंड में आपको लाइट कलर दिख रहा है, ये लाइचेंस की वजह से है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इन्वायरमेंट क्लीन था। सो डार्क कलर मॉथ इजिली प्रेडेटर्स पिक कर लेते थे। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर देखिए ब्लैक सूट डिपॉजिट हो गया, लाइचेंस भी डिसअपियर हो गए, तो अब ये इजिली विजिबल होते हैं प्रेडेटर्स को। सो वाइट विंग मॉथ वेयर पिक्ड आउट बाय प्रेडेटर्स। तो ये रीजन है कि पूरा पॉपुलेशन डायनेमिक्स चेंज हो गया। सो प्रेडेटर्स विल स्पॉट ए मॉथ अगेंस्ट ए कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। सो यहाँ पर देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइचेंस के ऊपर
आपको याद रखना है कि ये एक पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, बिकॉज वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो ही नहीं करेंगे। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले रूरल एरियाज में जो मेलानिक मॉथ है, मेलानिक का मतलब होता है जो डार्क विंग्ड है, मेलानिक मॉथ की पॉपुलेशन लो थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मेलानिक मॉथ की पॉपुलेशन हाई हो गई। देन ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो इजिली कैमोफ्लैज कर सकते हैं। तो जो मॉथ इजिली कैमोफ्लैज करेगा उसे सर्वाइवल एडवांटेज मिलेगा। ओके, वो सर्वाइव करेंगे और उनकी पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगी। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। ओके, तो भले ही डार्क विंग्ड अभी फेवर्ड हैं आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाइट विंग मॉथ कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो जाते हैं। ये पॉइंट, ये जो छोटी सी एक लाइन होती है ना, इस पे आप ध्यान देना, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकती है। वो जो टू स्टेटमेंट्स होते हैं या एजर्शन रीजन होते हैं, उसमें ये सिंगल स्टेटमेंट वो पूछ सकते हैं। तो इस पे आप ध्यान देना, इसे याद रखना। अब देखिए ये क्वेश्चन है 2014 का। लोकेशन विथ लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ लाइचेंस ऑन द ट्रीज indicate that trees are healthy, trees are heavily infested, location is highly polluted, location is not polluted. So not polluted, so pollution free environment में ही lichens grow होंगे। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर है। Which of the following are most suitable indicators of SO2 pollution in the environment? अगेन पॉल्यूशन के इंडिकेटर कौन होंगे? लाइचेंस होंगे, क्योंकि लाइचेंस ग्रो ही नहीं करेंगे जहां पर पोल्यूशन होगा। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो इसका आंसर है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन ही उसमें हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर डार्क विंग मॉथ को एक सर्वाइवल एडवांटेज मिल गया है, तो नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा जिसमें एडवांटेजेस फीचर होंगे। बट ये एक मेन पॉइंट है कि ये जो ड्राइविंग फोर्स है वो किसकी वजह से हुआ है? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से हुआ है। अगर इंडस्ट्री ही नहीं रहती तो हमेशा वाइट विंग्ड मॉथ ही फेवर्ड रहते। अब इंडस्ट्रीज की वजह से हमने एक न्यू सिचुएशन क्रिएट की है, और नेचुरल सिलेक्शन अब इसके फेवर में काम कर रहा है, डार्क विंग्ड मॉथ के। सो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं इस सेक्शन को। एवोल्यूशन एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता है। स्टोकेस्टिक मतलब ये कोई डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर रैंडम प्रोबेबिलिटी होती है, और कोई भी प्रिसाइज प्रिडिक्शन हम कर ही नहीं सकते हैं एवोल्यूशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चांस इवेंट्स होंगे। अगर नेचर में कोई चांस इवेंट है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई है, तो एवोल्यूशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और अगर ऑर्गेनिज्म में कोई चांस म्यूटेशन हो गए हैं, तभी भी एवोल्यूशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही रैंडम प्रोसेस है, इसलिए इसको स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहते हैं। सो अब हम रिव्यू करेंगे एनसीईआरटी की लाइंस, दोनों ओल्ड एंड न्यू टेक्स्ट बुक से। सो मैंने पैराग्राफ को स्प्लिट कर दिया है। आप ये पैराग्राफ को देखते ही समझ जाएंगे कि दोनों सेम है ओल्ड एंड न्यू में। जहाँ डिफरेंसेस होंगे वो आपको समझ में आएगा, मैं बताऊंगी, पॉइंट आउट करूंगी। सो टोटल मैंने 20 स्प्लिट्स बनाए हैं पैराग्राफ्स के। ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है। सो फर्स्ट वन आप ध्यान दीजिए, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज़ टेकन प्लेस। ये कन्फर्म्ड हमें किस तरह से पता चलता है? फॉसिल रिकॉर्ड से। सो डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स इंडिकेट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। तो जितना आप लेयर बाय लेयर नीचे जाते जाएंगे उतना आपको पुराने फॉसिल्स मिलते जाएंगे। देन फॉसिल रिकॉर्ड से हमें एक और फ़ायदा होता है, हमें क्लियरली दिखता है कि एक पर्टिकुलर जियोलॉजिकल टाइम में एक सर्टेन लाइफ फॉर्म्स ही अलाउड थी, जैसे कि डायनासोर्स एक लिमिटेड टाइम में ही अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे। तो ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। देन एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट में आपको ये दो नाम याद रखने हैं, हैकल एंड वॉन बेयर। एंड वॉन बेयर ने हैकल की प्रपोजल को क्यों डिसमिस किया? बिकॉज एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स।
एक और बात आप नोट करना कि ये एम्ब्रियोलॉजिकल सेक्शन ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है। कंपैरेटिव एनाटॉमी में होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, देखिए सारे एग्जांपल्स मैंने टैबुलेट किए हैं, होमोलॉजी एंड एनालॉजी, ये सारे एनालोगस ऑर्गन्स, एंड ये है मॉलिक्यूलर एविडेंस, ओके, बायोकेमिकल एविडेंस। देन मैन क्रिएटेड ब्रीड्स, तो उसकी वजह से एवोल्यूशन स्पीड अप हो रहा है। देन ये एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का। सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइचेंस की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, क्लीन इन्वायरमेंट था। यहाँ पर अगेन लाइचेंस आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स। एंड देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। एंड अलग अलग एग्जाम्पल हर्बिसाइड्स एंड ड्रग रेजिस्टेंस, ये सब डेवलप होते हैं ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। और ये है लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, स्टोकेस्टिक प्रोसेस है एवोल्यूशन, चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिजम्स। तो इसलिए इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये नॉन डायरेक्टेड प्रोसेस है ये। यहाँ पर देखिए ओल्ड एनसीईआरटी में एक थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ डायरेक्ट प्रोसेस लिखा है, यहाँ डायरेक्टेड प्रोसेस लिखा हुआ है। तो डायरेक्टेड का मतलब ये है कि इसे कोई गवर्न नहीं करता, यहाँ सब रैंडम इवेंट्स हैं, चांस इवेंट्स हैं एंड चांस म्यूटेशंस हैं। So with this we have ended section 3 of evolution chapter. I sincerely hope ये वीडियो से आपको फ़ायदा हो एंड आपको क्लैरिटी मिले सब्जेक्ट का। Thanks a lot for watching my video and take good care of yourself.